देखिए, दुनिया के एक बहुत ही सफल उद्योगपति और किसी समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके बिल गेट्स जी ने ये कहा था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितनी भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी इसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि साल 2020 के फिजिक्स का यानी कि भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए, फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है 2020 का, ये 3 लोगों को दिया गया है। पहले का नाम है रोजर पेनरोज, दूसरे का नाम है रेइनहार्ड गेंजल और तीसरे का नाम है एंड्रिया गेज। तो इन तीनों के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, ये मिर्च आपकी है सिक्किम की। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य में स्थित व्हीलर द्वीप से डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए, जो आपका व्हीलर द्वीप है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसी व्हीलर द्वीप से बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है बार बार। और चौथा था कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जो आपका सौर्य मिसाइल है ये किस प्रकार का मिसाइल है। तो देखिए, सौर्य जो है ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। देखिए, मिसाइलों के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि कौन सी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो जो आपका सौर्य मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, याद रखिएगा। पांचवा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया। तो देखिए, हिमाचल के रोहतांग में जो आपका अटल सुरंग है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था और इस सुरंग के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए, इस साल का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये लुईस ग्लुक को दिया गया है। देखिए, साल 2020 का जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये जो आपकी अमेरिका के कवि हैं लुईस ग्लुक, इनको इनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। तो इसको याद रखिएगा कि लुईस ग्लुक को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है साहित्य का। और लुईस ग्लुक के बारे में कुछ और भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। देखिए, जो आपकी अमेरिका की कवि हैं लुईस ग्लुक, इनका जन्म 1943 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था और ये वर्तमान में अमेरिका के कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती हैं। देखिए, ये जो है लेखन के अलावा जो अमेरिका का येल विश्वविद्यालय, ठीक है, तो वहाँ पे ये अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। और देखिए, इन्होंने 1968 में फर्स्ट बोर्न के साथ अपने लेखन की शुरुआत की और जल्द ही ये अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। और इससे पहले देखिए, जो आपकी लुईस ग्लुक है ये कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत चुकी हैं। और लुईस ग्लुक जो है जो पुरस्कार ये जीत चुके हैं उनमें पुलित्जर पुरस्कार शामिल है। 1993 में लुईस ग्लुक को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था और 2014 में इनको राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार भी दिया गया था। और देखिए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में एक खास इंफॉर्मेशन है कि अब तक 2 बार ये पुरस्कार कैंसिल हो चुका है यानी कि स्थगित हो चुका है। देखिए, वर्ष 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के 119 साल के इतिहास में 2 बार जो है जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। पहली बार 1943 में और दूसरी बार 2018 में इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए, 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इसे पहली बार कैंसिल किया गया था और दूसरी बार इसे 2018 में एक स्वीडिश एकेडमी की जूरी मेंबर थी कटरीना, तो इनके पति पर जो है एक जो है यौन शोषण यानी कि रेप का आरोप लगा था, क्योंकि एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर थे जिनका नाम था जेन क्लोड अर्नाल्ड, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था 2018 में भी। तो याद रखिएगा कि 2 बार अब तक साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैंसिल हुआ है। कब कब? 1943 में और 2018 में। और नोबेल पुरस्कार क्या है? देखिए, एक बहुत ही महान स्वीडिश आविष्कारक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इनकी 5वीं पुण्यतिथि पर जो है इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। और देखिए, जो आपका ये नोबेल पुरस्कार होता है तो नोबेल पुरस्कार के सभी 6 श्रेणियों के विजेताओं की घोषणा की जाती है।
अक्टूबर महीने में, लेकिन ये पुरस्कार वितरित होता है हर साल 10 दिसंबर को, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए इसकी वीडियो तैयार हो रही है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, क्योंकि अभी 3 श्रेणियों में चौथा श्रेणी आपका जो है अभी मतलब चौथा, पाँचवा, छठवां अभी जो है आपका इसकी घोषणा होना बाकी है कि किसको जो है ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। तो वो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश आविष्कारक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, तो उनकी 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को जो है वितरित किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारतीय वायुसेना दिवस को हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और देखिए इस साल क्रम से 88वां जो है वर्षगांठ मनाया जा रहा है किसका? भारतीय वायुसेना का, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का। देखिए भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। देखिए आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना है यानी कि इंडियन एयरफोर्स है, इसके सेनाध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया। तो देखिए जो आपका ये जिरकान नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल था, इसका परीक्षण किया है रूस यानी कि रसिया ने। और इसकी क्या विशेषता है? देखिए जो आपका रूस का ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकान, तो इस मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में बैरेंट सागर में किया गया था। और इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा स्पीड यानी कि मैक 8 से जो है 450 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने नकली लक्ष्य को जो है तबाह किया। तो इसकी टेस्टिंग कहाँ पे की गई थी? बैरेंट सागर में। तो याद रखिएगा कि जो आपका जिरकान मिसाइल है इसका परीक्षण किसने किया था? रूस यानी कि रसिया ने। देखिए रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस के जो राष्ट्रपति इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रूस की जो मुद्रा है ये आपकी है रशियन रूबल, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर बनाया है। तो देखिए अभी हाल ही में एम राजेश्वर राव को बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर। देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, तो इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। तो सबके नाम मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपके एम राजेश्वर राव है, सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए। देखिए ये इससे पहले आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये डिप्टी गवर्नर के रूप में काम करेंगे। और देखिए जो आपके राव साहब हैं, ये जो है आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर एन एस विश्वनाथन का स्थान लेंगे। देखिए वर्तमान में जो आपका रिजर्व बैंक है इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो 4 में से चौथे का नाम तो मैंने बता दिया, एम राजेश्वर राव, जिनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। बाकी के 3 हैं एम डी पात्रा, बी पी कानूनगो और एम के जैन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है ये आरबीआई की 4 डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में, तो चारों का नाम याद रखिएगा। पहले हैं एम डी पात्रा, दूसरे हैं बी पी कानूनगो, तीसरे हैं एम के जैन, चौथे आपके कौन बने हैं हाल ही में? एम राजेश्वर राव। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी मैं आपको डेली बताता हूँ। आज आपको बताना है, आपका ऑनलाइन होमवर्क है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसके वर्तमान में चीफ कौन है। बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। नहीं बता पा रहे हैं तो कल का वीडियो के रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। पांचवा प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने जी वेंकट रमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जी वेंकट रमू को टोटल 3 साल की अवधि के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया है। देखिए जो आपके जे वेंकट रमू हैं ये इस पद पर जो है सुरेश सेठी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हुआ था। और जो आपके जे वेंकट रमू हैं, देखिए ये वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इसको प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में लॉन्च किया था। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 22(a) के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न की यूजीसी ने हाल ही में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। तो देखिए अभी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, आपको हंसी आएगी सुन के।
देखिए वर्तमान में टोटल 24 ऐसे विश्वविद्यालय भारत में ऑपरेट हो रहे हैं जो कि फर्जी हैं, और इनकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। देखिए जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसकी सूची के अनुसार जो आपका ये 24 विश्वविद्यालय हैं, तो इनमें से जो सबसे अधिक विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश में हैं और उसके बाद फिर दिल्ली में है, ठीक है। और यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में शामिल 8 संस्थान अकेले आपके उत्तर प्रदेश में हैं, और जो आपका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, ठीक है, तो वहां पर 7 हैं, और उड़ीसा पश्चिम बंगाल में 2-2 संस्थान हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, महाराष्ट्र में जो है एक एक फर्जी विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराष्ट्र रिपीट हो गया है। तो लिस्ट मैं दिखा देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही जो 8 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं, इनमें आपकी है वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, महिला ग्राम विद्यापीठ प्रयाग, गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी कोसी कला मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन यूनिवर्सिटी प्रतापगढ़, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया माकनपुर नोएडा। अगर आपके कोई भी परिजन इसमें या फिर कोई भी रिश्तेदार इस फर्जी 8 विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको अलर्ट कर दीजिए कि भैया तुम्हारी डिग्री मान्य नहीं होगी, अभी भी समय है, यहाँ से अपना जो भी है बोरिया बिस्तर पैक करो और किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में एडमिशन लो जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि ये सारे फर्जी यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ की डिग्री मान्य नहीं होगी। और दिल्ली की जो 7 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, देखिए इनमें से पहला आपका है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, तीसरा है वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, चौथा है ADR सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्लेस, और पांचवा आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, छठा है विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिल्ली, और सातवां है आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी रोहिणी। तो ये सातों फर्जी विश्वविद्यालय हैं कहाँ के, दिल्ली के। और देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, और जो कि कोलकाता में स्थित है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च कोलकाता, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये फर्जी विश्वविद्यालय हैं कहाँ के, पश्चिम बंगाल के, दोनों कोलकाता में हैं। और देखिए जो आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा में नवभारत शिक्षा परिषद राउरकेला, और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका मयूरभंज में स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। और कर्नाटक का जो फर्जी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है बड़ा गानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सोसाइटी बेलगाम। और केरल का जो फर्जी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है सेंट जॉन यूनिवर्सिटी कृष्णाटम केरल। और अगला आपका है महाराष्ट्र का जो फर्जी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर। पुदुचेरी का है श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, और आंध्र प्रदेश का है क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी गुंटूर। तो ये सभी फर्जी विश्वविद्यालय भारत में ऑपरेट हो रहे हैं, इनसे आप अलर्ट रहिएगा। देखिए पेपर में बहुत एडवर्टाइजमेंट निकलता है कि अलगप्पा यूनिवर्सिटी और पता नहीं कौन कौन सी विश्वविद्यालय हैं, मतलब ऐसे ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटी, इनका नाम ही नहीं सुना हो कभी, तो वहाँ से PhD करिए। फिर उसके बाद जब आप नंबर वहाँ पे दिया होता है, पेपर में जो ऐड होता है, तो अगर वहाँ पे कॉल करते हैं तो वो बताता है भैया 3.5 लाख रुपए का पैकेज है, 3 साल का समय लगेगा, आपकी पूरी थीसिस हम लिखेंगे, पूरा रिसर्च हम करेंगे, आपको बस डिग्री मिल जाएगी 3 साल, मतलब ये ड्यूरेशन पूरा होने के बाद 3 साल का। तो इतना फीस लगेगा, बच्चे क्या करते हैं 3.5 लाख रुपए जो है ये जाके वहाँ PhD की फर्जी डिग्री के लिए फेंक आते हैं। बाद में जब वो नौकरी की तलाश करते हैं तो डिग्री की जांच होती है, फिर उसको जो है हवालात में डाल दिया जाता है कि भैया तुमने फर्जी डिग्री क्यों लगाई। तो अलर्ट रहिए। 7वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारतीय महिला पहलवान है बबीता फोगाट, इन्होंने जो है हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए जो आपकी बबीता फोगाट है, ये चुनाव प्रचार करेंगी बिहार में, ये पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में उतरने जा रही हैं। बबीता फोगाट जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण सहित टोटल 3 पदक जीत चुकी हैं अब तक। ये इन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलोग्राम महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। 2014 में इन्होंने जो है ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साल 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। 8वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से टोटल 50% जो है जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है। यानी कि किसी भी मल्टीप्लेक्स में अगर 100 सीटें हैं बैठने के लिए,
तो इन 100 सीटों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, गैपिंग बनाते हुए एक सीट पे एक आदमी, फिर गैपिंग, फिर आदमी, फिर गैपिंग, ठीक है। तो 100 में से टोटल 50 को एंट्री मिलेगी, यानी कि 50% जो है एंट्री के साथ मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाज़त दी है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने। कब से? 15 अक्टूबर से। देखिए, जो आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने हाल ही में सिनेमा घरों के लिए नए नियम की घोषणा की है और इसके अनुसार फिल्म शुरू होने के पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की एक फिल्म भी दिखानी होगी। तो देखिए, सिनेमा घरों में अभी ना जाइए तो बढ़िया है, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, आप घर बैठे हर मूवी का आनंद ले सकते हैं। और सिनेमा घर में जाएंगे तो फर्जी में अगर कोरोना वायरस आपका संक्रमण वहाँ पे अगर हो गया आपको, तो दिक्कत हो सकती है, तो मत जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भारत और जापान के बीच में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। देखिए, इस समझौते के तहत भारत और जापान सूचना संचार प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे आदि के समक्ष साइबर खतरों को कम करने को लेकर व्यावहारिक सहयोग के लिए संयुक्त तंत्र का विकास करेंगे। देखिए, जो आपका जापान है, जापान को हम उगते सूरज का देश कहते हैं और जापान जो आपका ईस्ट एशिया में स्थित है, कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी है जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं योशिहिदे सुगा और जापान की पॉपुलेशन है 12.65 करोड़। और सबसे खास बात देखिए, जो आपकी जापान की संसद है, तो जापान की जो संसद है इसको हम डायट कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार अब तक रिपीट हो चुका है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। तो देखिए, ये केंद्रीय मंत्री आपके हैं रामविलास पासवान, इनका भी हाल ही में 8 अक्टूबर को निधन हो गया है। तो ये कौन से केंद्रीय मंत्री थे, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो आपके रामविलास पासवान है, ये 9 बार जो है ये लोकसभा के सदस्य रहे और 2 बार जो है ये राज्यसभा के सदस्य रहे, यानी कि 9, 2, 11, यानी कि टोटल 11 बार ये सांसद चुने गए थे। 9 बार लोकसभा से, 2 बार राज्यसभा से। देखिए, जो आपके रामविलास पासवान है, ये मोदी सरकार में उपभोक्ता मंत्री थे और रामविलास पासवान का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के एक गरीब और दलित परिवार में। तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और ये जो है सबसे शक्तिशाली दलित नेताओं में से एक थे भारत के। 11वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका गुजरात राज्य है, ठीक है, तो गुजरात राज्य ने अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण की दिशा में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम लॉन्च किया। और जो का ये डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है, देखिए, इसके अंतर्गत गुजरात राज्य की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 12वां प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध ओडिया कवि को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सेती बेलाकू नथीवा के लिए जो है प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इस बार जो सरला पुरस्कार दिया गया है नित्यानंद नायक को, जो कि एक प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं। और इनको क्यों ये सरला पुरस्कार दिया गया है, इनकी जो 2017 में प्रकाशित कविता थी जिसका नाम था सेते बेलाकू नथीबा, इसके लिए जो है इनको ये सरला पुरस्कार दिया गया है। देखिए, जो आपका सरला पुरस्कार होता है इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि इसका पुरस्कार राशि कितना होता है। देखिए, सरला पुरस्कार का पुरस्कार राशि होता है 5 लाख रुपए कैश और एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है। तो नित्यानंद नायक को क्या दिया जाएगा, 5 लाख रुपए दिया जाएगा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और देखिए, इस सरला पुरस्कार के साथ 2 अन्य पुरस्कार भी जो है वितरित किए गए हैं इस साल उड़ीसा में। और ये पुरस्कार आपके हैं, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया। देखिए, 2 व्यक्ति हैं, रंजीत कुमार नाग और श्याम सुंदर पटनायक, ठीक है। तो जो आपके रंजीत कुमार नाग हैं, इनको जो है इला पंडा संगीत सम्मान दिया जाएगा इस साल। और जो आपके श्याम सुंदर पटनायक हैं, इनको जो है ईला पंडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा उड़ीसा की सरकार के द्वारा। देखिए, इन दोनों पुरस्कारों की पुरस्कार राशि क्या है, 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है और एक प्रशस्ति पत्र है। और सरला पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका सरला पुरस्कार है इसको उड़ीसा के अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है और प्रख्यात उड़िया उद्योगपति स्वर्गीय बंशीधर पांडा और स्वर्गीय ईला पंडा द्वारा सन 1979 में जो है स्थापित किए गए वार्षिक सरला पुरस्कार को जो है इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगातार प्रदान किया जा रहा है।
और देखिए इस पुरस्कारों की सूची की घोषणा जो है सरला पुरस्कार समिति के द्वारा की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन आंसर पे। देखिए जिन लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए वो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि आज का कि हाल ही में 2020 का जो रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, आंसर बताइए। और क्यों दिया गया है ये भी बताइए। अगर नहीं याद आ रहा है तो कल का वीडियो देखिए, उसको तुरंत रिवाइज कर डालिए कि केमिस्ट्री का 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको और क्यों दिया गया, किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डली कुर्सिनी का को जो है जीआई टैग दिया गया है, आंसर बताइए। और तीसरा कि एसबीआई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, उत्तर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि विश्व कपास दिवस किस दिन मनाता है, उत्तर बताइए। और पांचवा है कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताइए इसे। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करेंट प्रश्न समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।